नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। इससे पहले अगर कोई व्यक्ति भृगु संहिता अपने बारे में जानना चाहता है तो हम चैनल पर कंप्लीट भृगु संहिता अपलोड कर चुके हैं। या आप में से कोई ज्योतिष का मैथमेटिकल पार्ट देखना चाहता है, किस प्रकार से लग्न निकाला जाता है, राजयोग, धन योग किस प्रकार से बनते हैं, याद रखिएगा। एक तो मैं आपको बता रहा हूं कि राजयोग है, एक वो किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये जो टेक्निकल पॉइंट है, तकनीकी बिंदु हैं, वो समझने के लिए अगर कोई व्यक्ति इतना जागरूक है तो वो भी एक अलग प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको, ग्रहों का गणित। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज्योतिष में फलित अलग चलता है और गणित अलग चलता है। कई दफ़ा कहा जाता है कि खाली फलित पढ़ लो तो काम चल जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप चाहे अपने लिए देख रहे हैं और चाहे किसी का फल वैसे और करना चाहते हैं, और तो ये ध्यान रखिएगा, फल करने के लिए गणित की आवश्यकता है। और हमारे गुरुओं ने हमें यही सिखाया है कि ग्रह हमसे वार्तालाप करते हैं, हमसे बातचीत करते हैं और हमारी बुद्धि में वो विचार प्रकट हो जाते हैं। तो उस विचार को आने के लिए उनका स्मरण करना ज़रूरी है। और स्मरण करने का खाली अर्थ ये नहीं कि कहीं बना बनाया फलित में फल लिखा है उसको पढ़ ले। कुछ तकनीकी बिंदु भी हमें जानने चाहिए कि क्यों ये विशेष राजयोग माने जाते हैं, या जो नक्षत्र गंडांत किसे कहा जाता है, गंड मूलों का क्या अर्थ है। तो इस प्रकार की चीज़ें, जो अगर कोई इस प्रकार की चीज़ें भी जानना चाहता है तो हम, क्योंकि हमारे चैनल का विज़न एकदम क्लियर है, शुरुआत में ही हमने बताया था कि हम कोई एक लाइन कोई ऐसा थंब रूल आपको नहीं बताने वाले हैं कि खाली उसको आप रट ले, उसको क्रैम कर ले। नहीं, हम ज्योतिष के एकदम प्राइमरी या कहें ज़ीरो लेवल से शुरुआत करेंगे और उस थ्रेशोल्ड को छुएंगे जो सभी छूना चाहते हैं, या कहें एक अच्छे ज्योतिषविद आप लोग भी इस चैनल के माध्यम से बन पाएँ, उस लेवल को टच कर पाएँ। हालांकि उसके लिए गुरुओं का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, लेकिन कलिकाल में सत्संग ही सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। और अगर आपने मंत्रों को पढ़ना नहीं भी आता है, ईश्वर की इच्छा है, तो उसके इच्छा के सामने हमारा बस नहीं चलता है। उसने आधुनिक भाषा के रूप में हमें आंग्ल विद्याएं और दूसरी भाषा सिखाई हैं, लेकिन अगर हम सत्संग में भी चलते रहें, अध्ययन करता रहें, ग्रहों का ग्रैटिट्यूड समर्पण करते रहें, तो हम जल्दी ही ज्योतिष के उस निचोड़ को, उस गिस्ट को पालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, इससे पहले वाला जो नक्षत्र था पूर्वा फाल्गुनी, कहा जाता है कि कभी फाल्गुनी नक्षत्र एक हुआ करता था, बाद में इनको दो भागों में बांटा गया। और वैसे भी अगर कुछ आप काल गणना करना सीख जाएंगे, जब नारायण में और सायन में दो अलग अलग पद्धतियाँ हैं। नारायण जो पद्धति जो भारतीय ज्योतिष में ली जाती है, उसमें हम ऐसा मानते हैं कि वो स्थिर नहीं, माने वो स्थिर है, मूव नहीं कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो क्या है, आपको पता है कि लगातार सन भी रोटेट कर रहा है। और इसलिए जो जॉडिएक का मूवमेंट है, जो जिसको बोलते हैं ना, ये संक्रांति का मिलन इन दिनों पर हो रहा है, ये कई हजार साल पहले जाएंगे तो वो संक्रांति आपको कुछ दिन पूर्व मिलेगी। जो मकर संक्रांति आज हम जनवरी में मना रहे हैं, कई हजार साल पहले उसको हम दिसंबर में मनाते रहे। तो ये जॉडिएक का मूवमेंट चलता रहता है और उसके काफ़ी प्रमाण भी ग्रंथों में उपस्थित हैं। तो ये ध्यान रखना है, नारायण और सायन पद्धति अलग अलग प्रकार की हैं। हम ऐसा मान कर चलते हैं कि वो, हालांकि आपको आप जब कभी भी कुंडली बनाते हैं तो उसमें हम उसका अंतर भी जोड़ते हैं। जब कभी भी हम उसमें संशोधन करते हैं ना, कि भाई अब कुंडली बन गई, उसके बाद उसमें एक संशोधन करना है, एक अंतर ऐड करना है, तो वही अंतर होता है कि भाई ये इस वर्ष के लिए 2 सेकेंड, ऐसे करते करते अगर कई वर्ष चलेंगे तो कई लंबा अंतर आ जाता है, कई मंथ्स का अंतर आ जाता है सूर्य की गणना में, इस प्रकार से। तो ध्यान रखना है कि ये फाल्गुनी को अभी हम 2 में बांटते हैं, और जब फाल्गुनी को 2 में, तो दूसरा जो इसका पार्ट है वो उत्तरा फाल्गुनी। एक चारपाई के आधे भाग सा प्रतीत होता है। आधा भाग पूर्व फाल्गुनी में दिखाई देता है, आधा भाग
उत्तरा फाल्गुनी में कोई भी व्यक्ति जिसका चंद्रमा जब उसका जन्म हुआ था इस नक्षत्र में अगर है तो उसका जो जन्माक्षर निकलेगा टे, टो, पा, पी। ध्यान रखिएगा, अगर उसका टे से नाम है, टे एक सा उसका नक्षत्र निकला है तो वो सिंह राशि होगा, बाकी सभी कन्या राशि होंगी। तो हमें नक्षत्र के विंशोत्तरी स्वामी, नक्षत्र के देवता, नक्षत्र का वो चरण किस राशि में है उसको अभी ध्यान रखना है। भाई नक्षत्र का एक अपना स्वभाव है, लेकिन वो नक्षत्र को कहाँ लैंड किया जा रहा है, कहाँ उसको राशि में रखा जा रहा है, उसके स्वामी का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये जो टे नाम अक्षर होगा वो इन तीनों में से ज़्यादा रॉयल रहने पर बात करेगा, राजसी रहने पर बात करेगा, शाही रहने पर बात करेगा, सूर्यवत रहने पर बात करेगा। बाकी के जो टो, पा, पी, इसको कहीं ना कहीं शाही के साथ साथ बुध का भी समर्थन प्राप्त होगा। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना है, बुध जो है वो सूर्य उनको अपने पुत्रवत समान मानते हैं, और ये एक लौता प्लैनेट ऐसा है जो डार्क साइड, अंधकार पक्ष में भी बराबर की इज्जत रखता है और लाइट साइड, उजियारे पक्ष में बराबर की इज्जत रखता है। माने अगर हम दो अलग अलग लॉबी में बांट दें, एक लॉबी का राजा सूर्य, एक लॉबी का राजा शनि को मान लें, तो शनि भी इनसे बड़ा स्नेह करते हैं बुध से, और सूर्य भी बुध से बहुत स्नेह करते हैं। तो आपको पता है बुध और सूर्य के मिलन से ही बुध आदित्य बनता है, जो हमारे न्यूरॉन्स को, हमारी आत्मा को एक्टिव रखता है। ध्यान रखिएगा, तो वो बड़ा अच्छा माना जाता है बौद्धिक दृष्टि से, क्योंकि बुध को कहीं ना कहीं हम न्यूरॉन्स या नर्व या कहें आपको तंत्रिका के जो कोशिकाएं उनके साथ जोड़कर देखते हैं। कई मामले में बुध को दुख होता है, नेग्लेक्ट किया जाता है कि भाई बुध हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, इनको तो नपुंसक माना गया है। लेकिन हम शायद भूल रहे हैं, बुद्धि का कोई जेंडर नहीं होता, और जब बुद्धि 100% पर कार्य करने लग जाती है तो फिर वो तो शास्त्रों में भगवत गीता भी साफ साफ कहती है कि चाहे आप सारे ग्रंथ पढ़ ले, लेकिन अगर आपका वो न्यूरॉन्स वाला पार्ट एक्टिव नहीं हुआ है तो आपने जितना ग्रंथ पढ़कर पाया है वो 0.0001% से ज़्यादा नहीं है, वो महासागर की एक बूंद से ज़्यादा नहीं है। और अगर आपने न्यूरॉन्स एक्टिव कर लिए, यानी आपने बुध को पूरी तरह एक्टिव कर लिया, तो फिर बृहस्पति, मंगल सबसे आगे निकल जाएंगे आप। तो इसलिए बुध की कृपा पात्र बनना बहुत ज़रूरी है। चलिए, बुध को नेग्लेक्ट करना, कम वेटेज देना एक बहुत बड़ी मूर्खता साबित होती है, और स्पेशली हो भी रहा है आज के समय पर। हम बुध का ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप देख लीजिए, कहने को हम बड़े ज़्यादा समझदार हैं, पूछते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से, तकनीक की दृष्टि से मापते हैं, तो कहते हैं कितना इसका ब्रेन काम कर रहा है, कह रहा है जी 2% काम कर रहा है। माने आपके पास 100 दिमाग है, 100 में से आप सिर्फ 2 का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो उसको बढ़ाने का सिर्फ यही तरीका है कि भाई आप बुद्ध को या बुद्धि के देवता को समझें, उसको वेटेज दें, और जहाँ जहाँ जौन सी राशियों के अधिपति हैं बुद्ध, उनको सम्मान दें। तो इस नक्षत्र का बड़ा पार्ट, क्लियर हो गया, बड़ा पार्ट जा रहा है बुद्ध की राशि कन्या राशि में। क्लियर हो गया? तो टो, पा, पी इस प्रकार के 4 पहिए अर्ध भाग से इसको रिलेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से एक बैठने की जगह और इस प्रकार के कंफर्ट की भी बात कर रहा है, और सूर्य का राजसी स्वभाव भी पलंग से या बेड से दिखाई दे रहा है, और देवता इसके अर्यमा आदित्य माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अलग अलग आदित्य माने जाते हैं। तो इन आदित्य को हम ज़्यादा रिजेंबल, इनका स्वरूप मानते हैं। कुछ हमारे जैसे, क्योंकि इनका संबंध पितृलोक से यम देवता के साथ भी जोड़ा जाता है। इनका वास इस नक्षत्र में रहता है, उत्तरा फाल्गुनी में। तो ध्यान रखना है कि जब कभी भी अर्यमा आदित्य की बात आएगी तो आपके दिमाग में आना चाहिए कहीं ना कहीं पितरलोक, पितर के देवता, पितरों के आवाहन के समय भी हम अर्यमा आदित्य का आवाहन करते हैं। एक प्रकार से कर्ता धर्ता जो यमराज को माना गया है या धर्मराज को माना गया है, लेकिन कह सकते हैं उसके अध्यक्ष, पितरलोक के अध्यक्ष माने जाते हैं अर्यमा। और जहां पर इस प्रकार के लोगों की बात आएगी तो एंशिएंट के साथ तो वो लवर होगा ही होगा, पुरानी चीज़ों के साथ, भव्य इमारतों के साथ इस प्रकार का संबंध जोड़कर देखना है।
तो जब कभी भी देवता अर्यमा की बात आएगी तो आपके दिमाग में एकदम स्ट्राइक करना चाहिए सूर्य का, क्योंकि आदित्य आ रहा है तो सूर्य का एक रूप है, सूर्य के भाई हैं, अदिति के पुत्र हैं, और इनका जो डेजिग्नेशन इनको दिया गया है वो कहीं ना कहीं जोड़कर देखना है पितरलोक के साथ, पितरलोक के अध्यक्ष की पदवी इनके पास है। क्लियर हो गया? तो उस प्रकार के सम्मान करते हो तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस प्रकार का संबंध आ रहा है तो आपको निश्चित बात है एंशिएंट के साथ संबंध बनेगा। सिंह राशि, देखिए जिन राशियों में राशि का स्वामी भी स्वयं वही है और इसका जो विंशोत्तरी स्वामी वो भी सूर्य है, और कहीं ना कहीं देवता भी सूर्य समान है, क्योंकि आपको पता है सूर्य भी यम के स्वभाव के जैसे माने जाते हैं। तो ध्यान रखें कि सूर्य के ही आगे वंश में चलकर शनि का जन्म हुआ, यमराज का स्वभाव, यम उनके पुत्र माने जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं सूर्य का भी एक पक्ष है जो यम से मैच करता है, उनके जो जेनेटिक कोड्स हैं वो कहीं ना कहीं अर्यमा आदित्य के साथ। तो वो सूर्य का कौन सा प्रोफाइल? सूर्य का अर्यमा वाला, या सूर्य के वो सूत्र, सूर्य की वो इंफॉर्मेशन जो आगे चलकर यमराज को ट्रांसफर की गई, उस प्रकार का देवता अर्यमा है। तो उस देवता के बारे में जानना है, उस देवता को स्पेशली जिसका भी ये नक्षत्र है, उन देवताओं को, उन वनस्पतियों को ज़्यादा से ज़्यादा समर्पण, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में ले सकता है। उनके बारे में कभी भी समय मिले उनकी कथा पढ़ सकता है। वैदिक कथाओं का बड़ा अर्थ होता है, मैंने पहले भी कई बार बताया, वैदिक शब्दों का बड़ा अर्थ होता है। हमारे प्लेलिस्ट में आप जाकर एक ऐसा प्रयोग भी पढ़ सकते हैं जो सभी के लिए एप्लीकेबल है। कुटुंब में सभी नात रिश्तेदारों के साथ जो कलह हो रहा है, कुछ ऐसे शब्द महाभारत और भागवत महापुराण में बताए गए, उनका नाम मात्र लेने से जो कलह चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो दूर हो जाता है। तो वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हमने नमकम चमकम का भी जिक्र किया है और कुछ नाम ऐसे बताए। कोई भी हिंदी में उस नाम को, मतलब संस्कृत का कोई जानकार विशेष नहीं है, कोई बात नहीं, हिंदी में उन शब्दों को बोलना है, आपको उसका पूरा पूरा असर मिलेगा। इसी प्रकार से जो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से, चाहे वो आपका लग्न का नक्षत्र आ रहा है, जब आपका जन्म हुआ उस समय उदित जो लग्न हो रहा पूर्व दिशा में वो ये रहा, या आपका चंद्रमा इस नक्षत्र में था, दोनों ही अर्यमा आदित्य को भजे, उनके बारे में पढ़ें, पितर लोक के अध्यक्ष के रूप में इनको देखें। एंशिएंट चीजों के वो लवर होंगे ही होंगे। प्रतीक अर्ध पलंग, आधे पलंग के समान इसका स्वरूप दिखाई देता है। कहीं ना कहीं टिकाव, स्थिरता, ठहराव की बात करता है। जहां पर शुरुआती चरण रहेगा वहां सूर्य में सूर्य बहुत बहुत ज्यादा, मतलब रॉयल्टी, स्थिरता, इस प्रकार की बात है कि जहां ये बुध में चले जाएंगे तो बुध को माना जाता है कुछ कुछ बृहस्पति का इंटेलिजेंट जो फेस है उस प्रकार की तरह दिखाई देता है। तो ध्यान रखें क्योंकि बुध एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें बृहस्पति के भी स्वभाव गुण है और चंद्रमा के भी स्वभाव गुण है। तो उस प्रकार से ध्यान रखना है। जहां बुध को चंद्रमा समान देखा गया है वो मिथुन राशि है। ज़्यादा मैथुन की बात करना, रोमांस की बात करना, मिथुन राशि। और बुध का एक राजकुमार वाली पदवी एक ज़्यादा सेंसिबल राशि मानी जाती है, कन्या राशि। एक ऐसी लड़की जिसने ब्रह्मचर्य का व्रत कभी नहीं तोड़ा, उसको हम कन्या का सिंबल मानते हैं। दिशा दक्षिण पूर्व के साथ संबंध जोड़कर देखना है। वैसे भी कहीं पितरों की, पूर्वजों की बात आती है तो दक्षिण दिशा का नाम आता है, साथ में पूर्व। तो आग्नेय कोण के साथ संबंध उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का रहेगा। कोई ऐसी विशेष दिन में आपको कोई अनुष्ठान करना है, पूजा करनी है, तो आप दक्षिण पूर्व दिशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोत्र ऋषि पुलस्त के बारे में पढ़ना है। ये गोत्र के साथ संबंध इनका आता है। ऋषि पुलस्त के बारे में कहा जाता है कि भाई जब इन्हीं के वंश में आगे चलकर, यानी इनके पौत्र माने जाते हैं रावण और धन के देवता कुबेर। तो ध्यान रखना है ऋषि पुलस्त का भी निवास स्थान उत्तरा फाल्गुनी है। इनको भी प्रलय के बाद जो ऋषि रहते हैं, व्याप्त रहते हैं, उन ऋषियों में गिना जाता है ऋषि पुलस्त। और पुराणों में, शिव पुराण में ये भी कथा आती कि भाई जब यज्ञ को ध्वस्त किया था
भगवान शंकर जो सती हो गए थे जब, तो भगवान शंकर ने जब यज्ञ को ध्वस्त किया था तो उसमें ऋषि पुलस्त लोप हो गए थे, चले गए थे, और उसके बाद इनका पुनर्जन्म हुआ था। तो ऋषि पुलस्त के बारे में पढ़ना चाहिए, और कहीं ना कहीं इनका संबंध, क्योंकि इन्हीं के जेनेटिक कोड्स, इन्हीं की इंफॉर्मेशन में एक बहुत अच्छे शास्त्रों के जानकार रावण का जन्म हुआ, और इन्हीं के वंशावली में इन्हीं के पौत्र माने जाते हैं धन के देवता, अनुशासित देवता, जिनको यक्षों का राजा भी कहा जाता है, यक्षराज कुबेर। तो कुबेर को अभी आप समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार का स्वभाव है। तो ऋषि पुलस्त का गोत्र संबंध बनता है उत्तरा फाल्गुनी के साथ। बात करते हैं अगर व्यापार में कोई अच्छा जो पॉलिसी बनाने वाले हैं जिससे राष्ट्र को फायदा हो, व्यापार हमारा बढ़े और उस व्यापार के धन से हमारा देश बढ़े, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वैश्य वर्ण का गुण माना जाता है। और जहाँ भी देश रक्षा, अनुशासन और इस प्रकार की बात आती है तो हम वर्ण क्षत्रिय के साथ जोड़कर देखते हो, सभी बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, इसमें कोई ऊंचा नीचा, नीचे ऊपर नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना है, कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित सोच से अगर ज्योतिष को पढ़ेगा तो उसको ये समझ में नहीं आएगा। क्लियर? तो ध्यान रखना, सभी को बराबर सम्मान देने के, जिसके मन में जिसने धारण किया है कि नहीं बराबर मेरे लिए सम्मानित सभी देवता हैं, वो समझ सकता है ज्योतिष को, वही अच्छे फल कर सकता है। गण मानव, तो गण मानव की भी विशेषता में ध्यान रखनी है कि 3 गण माने जाते हैं, देवता, मानव और राक्षस। तीनों अपनी अपनी जगह पर 3 अलग अलग प्रकार के पीक हैं। जहां मानव गण की बात आती है, बड़े व्यवस्थित प्रैक्टिकल सोच वाले होते हैं, बहुत ज्यादा तमस की तरफ नहीं जाते हैं, बहुत ज्यादा कह सकते हैं आप उसको सत की तरफ भी नहीं जाते कि नहीं हम सब कुछ ईश्वर पर ही छोड़ देते हैं। तो वो एक प्रैक्टिकल सोच की बात करते हैं कि भाई अगर हमें अपने नियमों को पूरा करने के लिए कुछ इधर का उधर भी करना पड़े तो कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जहां पर गण देवता आता है, हम उसको आज सांसारिक रूप से ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं मान रहे हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि भाई बृहत पराशर होरा शास्त्र या कोई भी शास्त्र ने सदैव देवगण को ही सर्वोपरि माना है, क्योंकि जब जीवन का डिपार्चर होता है या सोल का शरीर को छोड़ने का समय आता है तो ज्यादा संतुष्ट मानता है गण देव। तो अलग अलग प्रकार का है। तो आपके लिए जीवन में जो प्रारब्ध हमारा है, जो कर्म फल हम लेकर आए हैं, उसी हिसाब से हम धरती पर रहते हैं। भाई पता लगा हमारा लौकिक जीवन तो बहुत अच्छा गया, लेकिन जब हम लौकिक, कब हमारा सोल का डिपार्चर का समय, तो हमें भय हो रहा है, तो वो भी हमें बैलेंस करना जरूरी है। लेकिन धरती में जीने के लिए इस गण का बहुत बड़ा महत्व है। नाड़ी, अंत्य, पिंगला या वात, तो ध्यान रखना है, नाड़ी दोष इसी को कहा जाता है कि जब एक समान नाड़ी होती है तो फिर संतान उत्पत्ति में दिक्कतें आ सकती हैं, तो संतान रोगी रह सकती है, तो इसीलिए नाड़ी अलग अलग होनी चाहिए। क्लियर? और प्रकृति स्थिर मानी जाती है, मैं पहले भी बताया मैंने, स्थिर प्रकृति रहेगी। सूर्य इसका विंशोत्तरी स्वामी है, इसका देवता भी अरेमा आदित्य है, सूर्य के समान स्वभाव वाला। और नित्य योग ध्रुव, जो हम डेली के रूटीन के योग देखते हैं, तो हालांकि मैंने ऑलरेडी चैनल पर योगों का स्वभाव, कि किसी योग में कोई जातक जन्म लिया है, स्वभाव कैसा है, वो भी हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो ध्रुव योग के साथ इस नक्षत्र का सिमिलैरिटी मिलती है। क्लियर हो गया? ऐसा नहीं कह रहा कि जब कभी भी ये चलेगा तब खाली ध्रुव योग ही चलेगा, नहीं, वो अलग अलग योग हैं, वो भी आपको सर्वार्थ सिद्ध योग भी चलता है, शुभ योग भी, तो अलग अलग प्रकार के योग है। लेकिन डेली के योगों में कौन सा योग इस नक्षत्र के साथ ज्यादा फिट बैठता है? ध्रुव यानी जो एक जगह पर स्थिर हो गया, स्टेबल हो गया, बदलने वाला नहीं। आप समझ सकते हैं, पोलर स्टार आकाश में एक स्थिर तारा माना जाता है, और अगर कोई नाविक भटक जाता है तो फिर उसी स्टार को देखकर अपनी दिशा तय कर सकता है। अगर आपको सिर्फ एक दिशा मिल जाए तो आप चारों दिशाओं का ज्ञान पा सकते हैं। बहुत शुरुआत से ही हमारे ग्रंथों ने इसका प्रयोग करना सिखा दिया था। भाई जैसे मान लीजिए मैं बाएं तरफ, वामांग माना जाता है उत्तर दिशा,
और दक्षिणांग माना जाता है दक्षिण दिशा। तो अगर मैंने उल्टे हाथ को ध्रुव तारे की तरफ रख दिया, बाएं हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ रख दिया, तो मेरा जो राइट हैंड होगा वो होगा टुवार्ड साउथ, और जो मेरा मुख होगा ये टुवार्ड ईस्ट होगा, और मेरी पीठ होगी वेस्ट। तो इस प्रकार से हम चारों दिशाओं का ज्ञान ले सकते हैं। रज्जु, आरोह नाभि, तो रज्जु दोष भी होता है। एक रज्जु में समान रज्जु नहीं होना चाहिए, विशेष तौर पर ये दक्षिण भारत में देखा जाता है। 5 प्रकार के रज्जु होते हैं, और रज्जु का मतलब वैसे होता है हमारा जो मेरू रज्जु, स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ वाला जो पार्ट है, सबसे ज़्यादा वहाँ रिसेप्टर कहाँ एक्टिव हैं, तो सेम रिसेप्टर एक्टिव होने पर इनमें कलह की संभावना ज़्यादा रहती है। इसीलिए अलग अलग प्रकार के रज्जु, हम ये भी कह सकते हैं एक दूसरे का पूरक। भाई वो मुझ में नहीं है, आप में है, तो हम जब दोनों मिलेंगे तो वो चीज़ संपूर्ण हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। क्लियर होगा? तो वो इसीलिए रज्जु एक समान नहीं होना चाहिए। अब जैसे नाभि आरोह में जा रहा है, नाभि आरोह का मतलब चढ़ते क्रम में ऊपर की तरफ, इसी प्रकार से कोई नाभि में ही आ रहा है तो फिर उसको मैचिंग में अच्छा नहीं माना जाएगा, कोई और रज्जु होना चाहिए। पक्षी झींगुर के साथ संबंध देखते हैं। झींगुर आपने सुना होगा, हालांकि पूरी तरह इसको बर्ड की संज्ञा तो नहीं जा सकती, एक प्रकार का कीट ही है, लेकिन अच्छा उड़ने वाला है, तो इसीलिए शायद इसको एक पक्षी इस प्रकार से रखा गया है। झींगुर के पांव बजाते हैं या रगड़ता है जब, तो एक विशेष प्रकार की झी झी की आवाज़ आती है, और वो एक आकर्षण के लिए वो ऐसा करता है, यानी फीमेल फ्रेंड को अट्रैक्ट करने के लिए झींगुर जब पैर बजाता है तो झी झी की आवाज़ आती है। और ये विशेष रूप से पीली लाइट में भी बड़े आकर्षित होते हैं। तो ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं इसका संबंध भी टांगों से आ रहा है और पैरों से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी हम मुख्य रूप से स्थिरता की बात करते हैं, तो टांगों के प्रोएक्टिव रहने की बात की जाती है। तो इसका संबंध भी पक्षी झींगुर के साथ। तो झींगुर के बारे में ध्यान, क्योंकि ऐसे ही कोई जीव हमारे सृष्टि में इतना इम्पॉर्टेंट रोल अदा नहीं कर रहा है। कहीं भी आप चले जाएं, किसी भी प्रांत में, किसी भी क्षेत्र में, ये जीव सदा आपको मिलता है। हमारी सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट जीव कहा जा सकता है। रात्रि होने का एहसास ही हमें इस जीव से होता है, झींगुर से। तो झींगुर के बारे में कहीं ना कहीं उत्तरा फाल्गुनी के साथ संबंध, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी की जो नेचर है, प्रवृत्ति है, वो मोक्ष की तरफ हमें आकर्षित करता है। अगर इसकी प्रक्रिया की बात करेंगे, मोक्ष की बात करता है, तो मोक्ष के साथ भी संबंध कहते हैं। भी जब हम जीवन में एक अच्छी सुखद रात्रि की बात कर रहे हैं, तो सुखद रात्रि बिना झींगुर जैसे जीव के संभव नहीं है। तो ध्यान रखना है पैरों के एक्टिवनेस की बात, और वहां रात्रि में एक जय घोष या गान की बात। गुण, रजस, रजस का मतलब होगा, भाई 3 प्रकार के गुण होते हैं, एक सत्व, रजस और एक तमस। तो रजस में हमारी कामना होती कि ऐसा होना चाहिए, भैया आज रात्रि का हम तभी अच्छे से शयन करेंगे जब हमारा ये लक्ष्य हमारा पूरा हो जाएगा। तो जो इनका चलने का ये वाला तरीका है, ये इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। दे भी क्यों ना, सूर्य सभी का आत्मकारक माना जाता है, राजा माना जाता है, उसी के प्रकाश से सभी ग्रह चमकते हैं। तो वो, और यहाँ तो डबल डबल डबल, क्लियर हो रहे हैं, देख रहे हैं, देवता भी कहीं ना कहीं सूर्य स्वभाव, विंशोत्तरी स्वामी भी सूर्य है। और अगर इसके पहले चरण की बात करें तो वो तो सिंह राशि, तो सूर्य सूर्य सूर्य, तो बहुत बली हो रहा है इस राशि में सूर्य। तो इस नक्षत्र के लिए जरूर सूर्य की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो पूर्वा फाल्गुनी हो, उत्तरा फाल्गुनी हो। सूर्य की स्थिति का कमजोर होना ऐसे जातकों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। वो भी आप समझ सकते हैं सीधा सीधा, भाई जिस राशि में आपका चंद्रमा बैठा है, इसका मतलब वो आपका राशि अधिपति है। अब अगर मान लीजिए आपका इस वाले सेक्शन में आ गया तो फिर बुध है आपका है, और वो भी अच्छा मित्र है सूर्य का। और यहाँ पर भी, यहाँ तो स्वयं सूर्य है, सिंह राशि का अंतिम चरण बात कर रहे हैं। तो सूर्य अगर आपका बली नहीं है तो जीवन में निश्चित रूप से आपके मन में बड़े ज़्यादा अवसाद का शिकार हो सकते हैं आप। राशि अधिपति का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है।
खाली लग्नाधिपति के मजबूत होने से काम नहीं चलेगा। अच्छा शरीर है लेकिन अच्छा हमारा विचारधारा अच्छी नहीं है, हमारा मन अप्रसन्न रहता है तो बात नहीं बनेगी। वो चंद्रमा का सारा खेल है। विंशोत्तरी स्वामी सूर्य, तो गुण हमने समझ लिया, प्रक्रिया इनकी मोक्ष जो भी इनका एजेंडा रहता है, यानी हमें रात्रि बड़ी सुखद होनी चाहिए, ये विचार रहता है किसी भी कार्य को। अभी भी वो कार्य में लग रहे हैं तो वो पहले ही सोच लेते हैं कि भाई हाँ, आज का रात्रि होने से पहले, आज शाम होने से पहले इस कार्य को निपटा लूंगा मैं। कई लोग इस प्रकार से नहीं सोचते हैं कि भाई नहीं, वो सूर्य उदय की बात कर रहे हैं, सृजन की बात कर रहे हैं ये, लेकिन ये मोक्ष की बात कर रहे हैं। तो मोक्ष वाले सामान्यतः एक तय करते हैं गोल कि मुझे आज शाम से पहले ये कार्य खत्म करना है। तो ये उत्तरा फाल्गुनी का विशेष गुण है। क्लियर हो गया। दशा समय 6 वर्ष रहेगा। काल पुरुष अंग, बाएं अंग के साथ भी संबंध इसका देखते हैं, और क्योंकि फाल्गुनी शुरुआत में एक ही था तो कहीं ना कहीं प्रजनन अंग के साथ भी इसको जोड़ना है। हालांकि पूर्वा फाल्गुनी में शुक्र विंशोत्तरी स्वामी था, इसलिए हम बार बार कला का महत्व ज़्यादा दे रहे थे और कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव पार्ट को ज़्यादा महत्व दे रहे थे। लेकिन इसमें भी जो अपने देखिए, कोई भी व्यक्ति जो साज सज्जा करता है वो कहीं ना कहीं योनि आकर्षण का ही विषय है। क्लियर हो गया। एक विपरीत योनि के लिए जो आकर्षण रखता है उसमें एक साज सज्जा भी महत्व रखता है। तो ये जो महत्व इस प्रकार के आकर्षण की बात कर रहा है, उसमें एक राजसी स्वभाव की बात कर रहा है, उसको आप उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जातक के साथ जोड़कर देखेंगे। बायां हाथ विशेष रूप से एक्टिव होगा। क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना है। दृष्टि अंध, ये बहुत ना तो तीक्ष्ण है ना मंद है, दृष्टि के प्रति ये अंध माना जाएगा। इसका ये अर्थ ये नहीं कि भाई इनकी आंखें एक्टिव नहीं होंगी या इनको दृष्टि दोष है, नहीं। कुंडली में सूर्य अच्छा है इनका, और अगर इसमें बुध की राशि में बैठा तो बुध अच्छा है, तो कोई इसमें ऐसा दोष दिखाई नहीं देता है। अंध होने का अर्थ होता है कि इनका ये खाली आंखों की मदद से ही चीज़ों को जस्टिफाई नहीं करते हैं कि भाई यार लगता तो नहीं है मुझे देखने पर ऐसा। जहां पर भी तीक्ष्ण दृष्टि की बात आएगी तो वो आंखों के विशेष प्रयोग से ही चीज़ों को भापने की, एनालाइज करने की बात करते हैं। लेकिन एक कहते हैं ना अंतर्दृष्टि, तो वो उस गुण से दूसरों को एनालाइज करते हैं। क्लियर हो गया। हालांकि ये सच झूठ के फैसले में अपने आप का समय खराब नहीं करते हैं। कई राशियां, कई नक्षत्र बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहते हैं, स्पेशली जो सर्प योनि से जिनका संबंध आता है, वो दूसरे को जस्टिफाई, दूसरे को ही चेक करने में ज़्यादा समय व्यतीत कर देते हैं। लेकिन इस प्रकार का स्वभाव इनका नहीं रहता है। वनस्पति पिलखन, ध्यान रखना है। पिलखन, अगर आप कभी ऋग्वेद के सूत्र पढ़ेंगे और या आपने कभी सुना हो, भारत का या कहीं विश्व के सबसे पुराने क्षेत्रों में ब्रह्मवर्त माना जाता है, ब्रह्मा की भूमि, और वो है कुरुक्षेत्र, जो ब्रह्म सरोवर आपने सुना होगा। तो सृष्टि के सृजन के समय ब्रह्मा जी ने वो सरोवर रचा था जिसको ब्रह्म सरोवर कहा गया। और आगे ब्राह्मणों की जब उत्पत्ति हुई, अलग अलग प्रकार के यज्ञ हुए, तो वो सब उसी क्षेत्र में ही सबसे पहले हुआ, कुरुक्षेत्र से थोड़ा। तो ये जो करंट में आज भारत में जो हरियाणा राज्य है, इसमें ऊपर देखते हैं सरस्वती और नीचे की तरफ आते हैं दृशद्वती। इन दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता था कुरुक्षेत्र। और इस क्षेत्र में पिलखन के जो कुछ कुछ हमें पीपल की तरह दिखते हैं इसके पत्ते, लेकिन ये पीपल नहीं होता है। ध्यान रखना है। पिलखन के पाकड़, इसको प्लक्ष भी कहते हैं। इसी कारण से एक नाम आता है प्लक्षे प्रक्षवण। क्लियर हो गया। एक तीर्थ स्थान आता है जो आज के समय पर गुप्त हो गया है, और प्लक्ष प्रक्षवण जो सरस्वती की यात्रा में जिसका वर्णन मिलता है। तो प्लक्ष एक वनस्पति या वृक्ष का नाम है, क्योंकि ये भरा पड़ा था। आज भी इस क्षेत्र में आपको बहुत पिलखन मिल जाएगा। या कनेर, ये वनस्पति या जो भी ये नक्षत्र जातक है, इनको इन तीर्थ यात्राओं में जाना भी चाहिए जहां पिलखन नेचुरली बहुत ज्यादा होता है। क्लियर हो गया। नहीं तो अपने आसपास, हालांकि बहुत विशाल हो जाता है ये वृक्ष भी, तो घर के आसपास अगर जगह ज़्यादा है तो ये पिलखन अपने हाथ से लगाया जा सकता है। इसकी वनस्पति, इसके जो समिधा का उपयोग यज्ञ में आप कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है। कनेर भी एक औषधीय गुण रखता है, ये भी उत्तरा फाल्गुनी के साथ जोड़कर देखना है। और कई लोग जैसे कनेर के अलग अलग प्रकार के इसमें वैरायटी होती हैं, तो उसको अपने गार्डन में भी एक
उस प्रकार से लगाते हैं, उसको सज्जा के लिए लगाते हैं, उस प्रकार आप लगा सकते हैं। रंग उजला नीला, ब्राइट ब्लू कलर के साथ संबंधित का जोड़कर देखना है। तो अगर संभव हो तो आप अपने घर में जो जहां आप बैठते हैं, जहां आप ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, इस वॉल कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उजला नीला। इस नक्षत्र से इंस्पायर जातक तत्व अग्नि के साथ संबंधित का जोड़ना है। हो भी क्यों ना भाई, शुरू से ही सूर्य की बात हो रही है इस नक्षत्र में, तो सूर्य को अगर एक लाइन में समझना हो तो सिर्फ हम एक बात बोलेंगे, दूसरों के लिए जो जीवन है वो सूर्य से ही निकल रहा है। ध्यान रखिएगा, सूर्य के प्रकाश के बिना ना मैं बोल सकता हूं, ना आप देख सकते हैं, ना हम सुन सकते हैं। तो हम सबका प्राइमरी प्रोड्यूसर सन। क्लियर हो गया? तो अग्नि तत्व के साथ संबंध जोड़कर देखना है। योनि बैल पुरुष, कई जगह इसको गाय बोल देते हैं, लेकिन उसके जेंडर में मेल मानते हैं तो फिर वो बैल बन जाता है। कार्यशैली में संतुलित कार्यशैली। क्लियर हो गया? बैलेंस रहते हैं, वो हो भी क्यों ना स्थिर है, सूर्य के समान स्थिरता रखने वाले। और बुध की इंटेलिजेंट फेज वाली राशि, वो भी स्टेबल रहती है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा चंचलता की बात नहीं करती। जहां बुध में चंचलता ज़्यादा आती है वो मिथुन राशि में चला जाता है। तारा संख्या 2 मानी जाती है। शुभ योग, दिन के कोई भी योग हमें अगर देखने हैं कि भाई आज का योग शुभ है, विशेष रूप से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए। तो अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए शुभ योग की बात की जा रही है, तो आप ये देखें कि भाई शनिवार हो और ये नक्षत्र चल रहा हो तो शुभ योग रहेगा, कोई भी कार्य करेंगे शुभता आएगी। सर्वार्थ सिद्ध योग की बात करते हैं। सर्वार्थ सिद्ध और शुभ योग में अंतर है। देखिए, जहां हमें कोई कार्य वैसा सांसारिक कार्य करना है, वहां पर हम इस योग की तलाश में रहते हैं, सर्वार्थ सिद्ध योग। शुभ यानी कोई भी, आज हमें कोई प्रतिष्ठा करनी है, जहां ईश्वरीय गुण की बात आ रही है, वहां पर हम देखिए, सांसारिक विषयों के लिए सर्वार्थ सिद्ध योग, कोई ईश्वरीय रिलेटेड विषय शुभ योग। शनिवार को कोई इस प्रकार का आप अनुष्ठान कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग में कोई मशीनरी का उद्घाटन करना है, इस प्रकार का कार्य आप कर सकते हैं। और सिद्ध योग, सिद्ध योग में रविवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार वाले दिन अगर ये नक्षत्र है, यानी चंद्रमा का गोचर इस नक्षत्र में है, तो इस जातक के लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो सिद्ध योग होगा। उस स्पेशली उस जातक के लिए जिसका जन्म उत्तरा फाल्गुनी में, उत्तम योनि मिलान नक्षत्र, तो इसका सबसे ज्यादा गुण स्वभाव मिलता है। उत्तर भाद्रपद जो गौ स्त्रीलिंग है, तो ध्यान रखना है, उसके साथ संबंध मिलाकर देखना है। अतिशत्रु योनि नक्षत्र, विशाखा पुल्लिंग या पुरुषलिंग और चित्रा स्त्रीलिंग, सिंह या व्याघ, बाघ इनका योनि माना जाता है। और रंग रूप, अगर हम अलग अलग चरणों का, जैसे कई व्यूअर्स कह रहे थे कि सर थोड़ा चरण पर भी बात करें, तो अगर हम चरणों की बात करें तो, हालांकि इसका मैं दोबारा बता रहा हूं, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। हम रंग रूप जानते हैं अपने बारे में, क्योंकि ये कोई प्रिडिक्शन की क्लास नहीं चल रही कि मैं आपको प्रिडिक्ट करके बता रहा हूं। हम इसके प्रयोग विशेष रूप से देखना चाह रहे हैं कि अगर ये मेरा नक्षत्र है तो क्या ऐसा प्रयोग, किस ऋषि का स्वभाव, कौन से प्रकार के उपचार, किसकी पर्सनैलिटी वैसी रही है, तो वो जीवन हम जानने के लिए देख रहे हैं। फिर भी आपकी सजेशन वेलकम है, तो इसलिए हमने ये 4 अतिरिक्त लाइनें इसमें शामिल की हैं कि रंग रूप में लंबा मुख, अगर प्रथम चरण में इनका जन्म, याद रखना है सिंह राशि में अगर ये नक्षत्र पड़ रहा है उत्तरा फाल्गुन, इसका मतलब सिंह राशि का आखिरी पार्ट चल रहा है, तो फिर लंबा मुख रहेगा। क्लियर हो गया? और काली पुतलियां, आंखों की पिपल्स काली रहेंगी, और लंबी भुजाएं, भुजाएं जो है लंबी होंगी, अच्छी मानी जाती है, चाहे आप उसको साइंस की दृष्टि से कहें, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, अच्छा माना जाएगा। सुंदर पिंडली, क्लियर हो गया? टखने वाला पार्ट, पिंडली वाला पार्ट बहुत सुंदर और मजबूत होगा। सुदृढ़ एड़ी, एड़ी आपकी बड़ी मजबूत होगी। सांस रोग हो सकता है, क्लियर हो गया? सांस संबंधी कोई रोग हो सकता है। कभी ये कहता है कि ये कौन से नवमांश में जाता है, क्लियर हो गया? अगर ये नक्षत्र सिंह राशि के अंतिम चरण में आ रहा है, इसका अर्थ है
कि वो जाएगा धनु नवमांश, D9 जो उसका बना रहे हैं आप, तो वो धनु में जाएगा। क्लियर हो गया? तो धनु राशि के स्ट्रक्चर के हिसाब से ये वाला पार्ट निश्चित रूप से भुजाएं बड़ी होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं इसके दूसरे चरण की। क्लियर हो गया? इस नक्षत्र का दूसरा चरण चला जाता है कन्या राशि में। तो याद रखिए, कन्या राशि के शुरुआत वाले पार्ट, अगर आप राशि देखना चाहते हैं, देखिए राशि में, सिंह राशि में 20 डिग्री 40 मिनट के बाद, क्लियर हो गया, किसी का जन्म 20 डिग्री 40 मिनट में हुआ है तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और अंत तक उत्तरा फाल्गुनी रहेगा 30 डिग्री तक। प्रथम चरण यहां खत्म हो गया। दूसरा चरण कन्या राशि के 0 डिग्री से शुरू होगा और 2 फिर 3 फिर 4, चौथा चरण कन्या राशि के 10 डिग्री में समाप्त हो जाएगा। तो इस नक्षत्र के 3 चरण आ रहे हैं कन्या राशि में, 1 चरण आ रहा है सिंह राशि में। क्लियर हो गया? तो अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो जो कन्या राशि में आ रहा है वो हिरण नेत्र, उसके हिरण की तरह नेत्र होंगे उसके। हालांकि अभी भी ध्यान रखना है, नेत्र तेज चलाने का अर्थ ये नहीं है कि उन नेत्रों का उपयोग वो बहुत तीक्ष्ण करेंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि इस नक्षत्र का जो दृष्टि है वो अंध होती है, वो ज्यादा बहुत बारीकी से देखने वाले नहीं होते। बेशक से हिरण की तरह वो नजर कह रहा है, चंचल नेत्र है, उत्तम वक्ता, अच्छा भाषण देने वाला हो भी क्यों ना, बुद्ध की क्वालिटी यहां आएंगी अब, क्योंकि बुद्ध की राशि आ गई है। दानी होगा, भोगी चीजों को भोगने वाला, और धनी, छाती पुष्ट। क्लियर हो गया? तो छाती वाला पार्ट बड़ा पुष्ट रहेगा, थोड़ा सांवला हो सकता है, मकर नवमांश में चला जाएगा वो। क्लियर हो गया? अगर वो कन्या राशि के शुरुआत की डिग्री में है वो नक्षत्र, तो जब नवांश बना रहे हैं वो मकर में चला गया, तो कुछ कुछ मकर का स्वभाव भी रहेगा, इसीलिए उसको सांवला कहा गया है। क्लियर हो गया? और इसमें कार्यक्षेत्र की बात में तो आपको पता है, कालपुरुष की कुंडली में दशम भाव हमारे ऑफिस एनवायरनमेंट की बात करता है। तो और ऑफिस एनवायरनमेंट में जब बुद्ध की राशि आएगी तो अच्छा वक्ता, तो ये सारे गुण विशेष रूप से मिलेंगे। फिर इसमें बात करते हैं तीसरे चरण की। क्लियर हो गया? इस नक्षत्र का तीसरा चरण, भरा चेहरा, क्लियर हो गया, सुंदर आंखें होंगी, चमकदार शरीर, कोमल भाषण देने वाला और सच्चरित्र, अच्छा चरित्र वाला, लंबोत्तर यानी पेट थोड़ा बढ़ा हुआ उधर होगा उसका, चंचल, भारी जांघें, जो उसका थाई पार्ट है, फीमर वाला हिस्सा बड़ा मजबूत और भारी होगा, कुंभ, जो उनके नवमांश में जाएगा वो कुंभ नवमांश बनेगा। तो ध्यान रखना है, कुंभ की विशेषता भी, कुंभ का स्वभाव कुछ कुछ कर्क की तरह चंचल जान पड़ता, हालांकि इसका स्वामी शनि एक तामसिक देवता है, लेकिन स्वभाव में वो प्रसन्न रहता है, हंसी मजाक करने वाला रहता है। तो कहीं ना कहीं ये वाली चीजें भी इसमें ऐड हो जाती हैं। कुंभ नवमांश में जा रहा है तो वो चौथा चरण, ये भी कौन सी राशि में है, ये एक तो ध्यान रखना है कन्या राशि में आ रहा है, फिर इसका नवमांश मीन राशि में आ गया। क्लियर हो गया? ध्यान रखना है, इसका जो नवमांश बन रहा है वो मीन में आ रहा है। चौड़े नथुने, क्लियर हो गया, नाक के हिस्से आगे चौड़े होंगे, सुंदर पैर, इसमें इस नवमांश के स्वामी के गुण भी और इस राशि के गुण भी जोड़कर देखने हैं, तब हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर की कुछ विशेषताओं को या कमियों को अच्छे से समझ सकते हैं। भारी शरीर, क्योंकि कहीं ना कहीं जल तत्व राशि है तो इसका ये गुण इसका होगा ही होगा, और बृहस्पति को स्थूल माना जाता है, थोड़ा शरीर भारी माना जाता है, मोटे हाथ। क्लियर हो गया? ये एक अलग प्रकार का ये देख सकते हैं अस्पष्टता, क्योंकि जहां थोड़ी बात आती है क्लैश की, टकरावट की, क्योंकि बुध और बृहस्पति में एक विरोधाभास भी है। बुध मानते हैं बृहस्पति को अपना शत्रु, तो वो वाला भाव भी यहाँ दिखाई देता है। तो अस्पष्ट ध्वनि, जो ध्वनि है, जो शब्द हैं, वो कई दफा अस्पष्ट जान पड़ते हैं, रीअटेम्प्ट करना पड़ता है उनको समझने के लिए। वर्ण गोरा होगा। तो ये रहेंगे इनके चारों चरण के मुख्य विशेषताएं। फिर हम बात करते हैं राशि, हम ऑलरेडी बता चुके हैं, सूर्य गोचर। सूर्य कौन से माह में इस नक्षत्र में गोचर करता है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई सिंह राशि का एंड वाला पार्ट और कन्या राशि का शुरुआत वाला पार्ट चल रहा है। तो यही कोई अगस्त का अंत महीना से लेकर ये आपका सितंबर तक रहेगा, सितंबर के शुरुआती दिनों तक
सूर्य जो है इस राशि में या इस नक्षत्र में गोचर करेगा। क्लियर हो गया। चंद्रमास तिथि फाल्गुन मास उत्तरार्ध। क्लियर हो गया। तो कभी भी कहीं इस मास विशेष में कोई आपका ऐसा अनुष्ठान करना चाहते हैं तो ये आपका फेवरेबल मंथ रहेगा। फाल्गुन मास ये पड़ता है मार्च के महीने में, और शुक्ल कृष्ण पक्ष की द्वादशी यानी 12वीं तिथि। क्लियर हो गया। एकादशी से अगला दिन, चाहे वो कृष्ण पक्ष का हो चाहे वो शुक्ल पक्ष का हो। स्थान सूर्य की उष्णता भी होगी, और कहीं ना कहीं राशि बदलने पर बुध का भी इसमें स्वभाव आ जाएगा। तो भू संपदा, जमीन के साथ संबंध है, स्थिरता के साथ संबंध है। स्टेडियम, बड़े बड़े हॉल और कोई पुरातन बड़ा भवन, पुस्तकालय, मीनार, महल, इस प्रकार के स्थानों को हमें इस नक्षत्र के स्थान के साथ जोड़कर देखना है। और आजीविका किस प्रकार की ये लोग अपने जीवन में करते हैं। प्रबंधन का कार्य, अब सूर्य है तो बिल्कुल निश्चित रूप से अथॉरिटेटिव होंगे, और इस प्रकार के कार्य करने वाले, आदेश देने वाले। स्पेशली सूर्य में सूर्य यानी सिंह राशि वाला जो पार्ट, फिर इसमें सॉफ्टवेयर अभियंता हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कमाल के होंगे अगर ये कन्या राशि में चले जाता है। और मीडिया, जनसंपर्क साधन, क्योंकि भाई कन्या राशि बुध स्वामी इसका बड़ा अच्छा जनसंपर्क अधिकारी माना जाएगा, सबसे बात करने वाला, तो ये गुण इसका दिखाई देता है। मुख्य अधिकारी, वित्तीय अधिकारी। क्लियर हो गया। तो धन के संचय में भी बुध को अच्छा माना जाता, अच्छा मैथमेटिशियन है, कमाल का गणितज्ञ है बुध। और परामर्श विशेषज्ञ, तो कोई भी इस प्रकार का विशेषज्ञ जो आप जिससे डिस्कस कर सकते हैं कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला प्रोफाइल भी यहाँ जान पड़ता है। उपचार, अगर कुछ इसमें कमी है या वैसे भी आपका ये नक्षत्र है तो ये सूर्य को तो आपको हमेशा भजना ही चाहिए। सूर्य पूजन, सूर्य को अर्घ देना, सूर्य को जल देना। अर्यमा आदित्य, पूर्वजों का सम्मान, इनके बारे में पढ़ना। और अगर आप गायत्री जानते हैं शुद्ध उच्चारण में तो आप वो गायत्री जब भी कर सकते हैं। सामाजिक अनुदान, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सूर्य के साथ संबंध देख रहा है, इसका देवता भी इस प्रकार का। तो सामाजिक कोई चीज़ें हैं जहाँ आपको लगता है कि यार ये कुछ समाज के लिए इसमें कुछ कार्य हो सकता है, वहाँ पर कुछ व्यवस्था करवाना, उसके लिए डोनेशंस आप दे सकते हैं, उससे बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। स्पेशली जहाँ एकदम कोर लेवल के लोगों को जहाँ फ़ायदा हो रहा है, जो नींव जहाँ से स्थापित होती है, जिस प्रकार के पलंग को खड़ा करने के लिए 2 पाँव की आवश्यकता है, तो इस प्रकार का कोई कार्य कि भाई कोई हम एक हाउस बना रहे हैं, कुछ प्रकार का ग्रुप, हम इस प्रकार का हॉल बना रहे हैं, जहाँ पर धर्मशाला बना रहे हैं, तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ डोनेशंस दे सकते हैं। उदाहरण, हालांकि डोनेशंस तो व्यक्ति को जीवन में हमेशा ही करनी चाहिए। क्लियर हो गया। वो अलग अलग प्रकार की हो सकते हैं, लेकिन डोनेशन तो हमेशा। कहता जी मेरे पास 100 रुपये मैं कमाता हूँ, मैं क्या डोनेशन करूँगा। 100 रुपये भी कमाते हैं तभी भी आप 1 रुपया 2 रुपया डोनेशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। यानी मन की इच्छा तो वैसी होनी चाहिए कि नहीं यार डोनेशन करना है। तो ये वाला जो स्वभाव है यही इंसान को बड़ा बनाता है। उदाहरण, जॉर्ज वॉशिंगटन, अमेरिका के ये कह सकते हैं पहले राष्ट्रपति भी, और जो अमेरिका ने ब्रिटेन के खिलाफ जंग लड़ी थी अपने आप को आज़ाद कराने के लिए। तो जो 1779 में जो जंग शुरू हुई थी, उस जंग को लीड करने वाले जो कमांडर बने थे जॉर्ज वॉशिंगटन। क्लियर हो गया। जनरल जो बने थे जॉर्ज वॉशिंगटन, जो पहले राष्ट्रपति भी बने। तो राजसी इनका स्वभाव रहा, और हालांकि कुछ कमियां थी इनके नक्षत्र में, तो फिर इनको एडिक्शन भी, कई प्रकार के ऐसे शरीर में बीमारियां भी हो गई थी। कई आपको पता होगा, उनके बारे में पढ़ा होगा आपने, कई ऐसी बीमारियां भी थी जिनका इलाज भी संभव नहीं हो पाया। तो जॉर्ज वॉशिंगटन, तो सुभाष चंद्र बोस के जीवन का संबंध भी इस नक्षत्र के साथ रहा। हमने लग्न नक्षत्र और चंद्र नक्षत्र दोनों व्यक्तित्व को यहाँ शामिल किया है। तो सुभाष चंद्र बोस के जीवन में सूर्य का बल साफ साफ दिखाई देता है। शुरू में इनको ICS जो आप आज कहा जाता है IAS का पद ऑफर हुआ था, इन्होंने क्लियर किया, इन्होंने उसको डिनाई कर दिया और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। और अगर थोड़ा समय और मिलता तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी वॉर के रूप में अंग्रेजों को यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर कर देते। मोरारी बापू जो
एक अच्छे वक्ता के तौर पर, एक अच्छे कथावाचक, और भारत के या कहीं विश्व के अलग अलग वेटिकन सिटी में भी इन्होंने राम कथा का आयोजन किया था, और अरेबियन कंट्री में भी इन्होंने राम कथा का आयोजन किया के लिए जाना जाता। अभिनेता राजेश खन्ना, तो ये भी भारत के मन मस्तिष्क पर राज करने वाले बहुत बड़े अभिनेता रहे। और सूर्य है तो राजनीति में तो संबंध रहेगा ही रहेगा कहीं ना कहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इनका ये सांसद भी रहे ये राजेश खन्ना जी। रामविलास पासवान जी, बड़े लंबे समय तक चाहे सरकार किसी की रही, सदैव ये मंत्रिमंडल का पार्ट ही रहे, तो इनका भी उत्तरा फाल्गुनी के साथ संबंध रहा। शर्मिला टैगोर जी के पिता भी अच्छे वर्चस्वी थे, और इनके बाद इनका विवाह भी अच्छे संपन्न परिवार में हुआ, और सैफ अली खान इन्हीं के परिवार में इनके संतान हैं। और सेरेना विलियम्स, आपने सुना होगा, वीनस विलियम और सेरेना विलियम, इनका भी बहुत यश सम्मान, और इनके रिकॉर्ड तोड़ पाना किसी दूसरे के लिए संभव नहीं हो पाया। टेनिस की बहुत बड़ी प्लेयर मानी जाती हैं, इनके खुद ही इन्होंने अपने रिकॉर्ड तोड़े हैं, और इनके रिकॉर्ड जल्दी कोई तोड़ नहीं पाया। चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें, विंबलडन की बात करें, अमेरिकन ओपन की बात करें, सभी टेनिस में इन्होंने झंडे गाड़े। स्वामी शिवानंद, इनको हम दक्षिण भारत के बहुत बड़े संतों में गिनते हैं, और जीवन का अंतिम समय इन्होंने हरिद्वार के पास ऋषिकेश में बिताया। और खाली ऐसा नहीं कि भाई ये अपने अपने जीवन को गुप्त रखना चाहे, नहीं, सूर्य के प्रकाश के समान बड़े बड़े व्यक्ति को इन्होंने प्रकाशित किया। एक तो होता भी कोई ऐसा संत जो इन्होंने अपने आप को छुपा कर रखा, नहीं, इन्होंने ज़रूरत के हिसाब से बड़े बड़े जो भी नेता लोग भी रहे, कोई ऐसे जो इनके प्रकाश से अपने आप को प्रकाशित करना चाहते थे, वो भी इनके साथ संबंध में रहे। उन्होंने बाकायदा उस सूर्य के प्रकाश को उनके साथ शेयर किया। अपने अनुभव बांटना भी एक बहुत बड़ा गुण है। कई शंकर स्वरूप शंकराचार्यों ने ये कहा कि नहीं, हम अपने आप को अलग रखेंगे, लेकिन माधवाचार्य जी ने कहा कि नहीं, हम उस ज्ञान को देश के साथ बांटेंगे, या कहें देश प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा ईश्वर का पूजा होगी। तो इस प्रकार के भी अलग अलग मनो विचारधारा रहती है। तो ये था उत्तरा फाल्गुनी का संपूर्ण ज्योतिषीय विवरण। इसमें हमने करीब करीब सभी चीज़ें यहाँ शामिल की हैं, और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, केवल जातक के स्वरूप को जानने भरने से काम नहीं चलेगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को हमें समझना है, और इस नक्षत्र से संबंधित कोई प्रयोग करने हैं। कोई चीज़ें बैड लक रूप में चल रही हैं, उसको गुड लक में कन्वर्ट करना है। तो जो जो इन ऋषियों का, इन वर्णों का नाम लिया है, उसको आपको समझना पड़ेगा, तब ये जो बैड लक है ये गुड लक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।